चलो जी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे घर जाके पढ़ते भी हैं या नहीं? क्या वो खैर थी? अच्छा जी, सप्लाई डिमांड की अब सारी बातें आपको आती हैं, तो सप्लाई की बात करते हैं। सप्लाई में जो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सबसे अहम चीज़ जो कि इस लॉ से भी ज़्यादा अहम है, वो है आपका थिंकिंग पैटर्न। जब भी एमसीक्यू में या टॉपिक में वर्ड क्या आए, सप्लाई आए, तो आपने हमेशा इसको सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमेशा। और जब क्या आए, डिमांड आए, तो आपने हमेशा कंज्यूमर के, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचना है, मिक्स नहीं करना। कभी भी ये नहीं सोचना कि इस चीज़ की प्राइस अगर कम हो रही है तो दोनों पे एट द सेम टाइम क्या इफेक्ट पड़ेगा, अनलेस कि क्वेश्चन आपको मार्केट इक्विलिब्रियम का हो। अनलेस क्वेश्चन किस चीज़ का हो, मार्केट इक्विलिब्रियम का हो। यहाँ पे हम दोनों एंगल्स के बारे में बात करेंगे। मगर जब इंडिविजुअल क्वेश्चन हो तो आपने ये नहीं सोचना कि दूसरे पे क्या इम्पैक्ट जाएगा, अनलेस सवाल खुद से आपसे कह रहा हो। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या था? देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ सप्लाई इसी का उलट कर लें। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे जितना प्राइस मार्केट में उस चीज़ का ज़्यादा होगा, सप्लायर उतनी ही चीज़ ज़्यादा भेजेगा। रीज़न, उसको प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। तो यही सोच आपकी इस पूरे टॉपिक में होनी चाहिए। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड में आपकी सोच क्या थी? जितनी चीज़ सस्ती होगी उतना मुझे फ़ायदा होगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई में ये कहना है कि चूँकि मैं एक सप्लायर हूँ, तो जितनी चीज़ महंगी होगी उतना मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई। याद है? क्लियर है? तो इसका जो कर्व बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, उसका तो था डाउनवर्ड स्लोप है, इसका हो जाएगा अपवर्ड स्लोप है। कैसे? कुछ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा था, वो डाउनवर्ड था, और ये क्या है, ये अपवर्ड। अगर आपको मैं सामने स्क्रीन पे भी दिखाऊं, सामने देखें, देखें जरा गौर से। एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है? क्वांटिटी सप्लाइड। वाई पे क्या जा रहा है? प्राइस। तो अगर प्राइस P जीरो है, P नॉट है, तो Q नॉट। और अगर प्राइस गिर गई है तो क्वांटिटी सप्लाई भी गिर जाएगी। और अगर यही चीज़ हम डिमांड के एंगल से देखते तो ये कर्व बन जाता डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी ये कर्व क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक हो गया। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सबसे एंड पे पढ़िएगा, लॉ ऑफ सप्लाई। If price of a product increases, its quantity supplied increases, and if price of a product decreases, its quantity supplied decreases. आगे क्या लिखा हुआ? सिट्रस पेरिबस। ये कौन सा कोई फल है? सिट्रस बेरी नहीं,
ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, हम किसी और चीज को, किसी और फैक्टर को चेंज नहीं कर रहे। तो जो वहां पे फैक्टर्स थे, जरा मुझे सोच के बताइएगा, क्या यहाँ पे सेम फैक्टर्स होंगे? वो फैक्टर्स थे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि टेस्ट अच्छा है तो मैं ज़्यादा खाऊंगा, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये फैक्टर्स होंगे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात क्लियर करें, ये फैक्टर्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। वो फैक्टर किस पॉइंट ऑफ व्यू से थे? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। वो कौन से थे? हेडिंग डालते हैं अदर फैक्टर्स और दोनों में कंपैरिजन करते हैं। डिमांड के फैक्टर्स मुझे आपने 5 लिखवाने हैं। टेस्ट, इनकम, वेदर, पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और एक चीज़ और बता दो, 8 पूरे कर लें। हाँ, फैशन, एक और था डायरेक्ट टैक्स। खाली टैक्स नहीं बोलना, क्या बोलना है? डायरेक्ट टैक्स। इसके जो फैक्टर्स हैं, जो नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं, वो कौन से हैं? पहला पॉइंट पढ़े, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स। तो यहां लिखते हैं कि ये अदर फैक्टर्स हम किसके बताने जा रहे हैं? सप्लाई के हैं, ऑफ सप्लाई। हाँ जी, पहला क्या है? कॉस्ट ऑफ, हाँ, इंपोर्ट। भाई मुझे बताइएगा, इंपोर्ट, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट। चलें पहला हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंपोर्ट। अगर उसका रॉ मटेरियल, ओ भाई सुन ले यार, अगर उसका रॉ मटेरियल, किसका? सप्लायर का रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट होता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि किस काम आता है? बनाने के। तो ये बेसिकली कौन सा फैक्टर है? इनपुट फैक्टर है। तो अगर ये बाहर से इंपोर्ट होता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ड्यूटीज लगा दी हैं ज़्यादा, क्या कर दी हैं? ड्यूटीज लगा दी हैं ज़्यादा, तो वो रॉ मटेरियल महंगा होगा कि नहीं होगा? महंगा होगा। जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो प्रोड्यूसर जब फाइनल प्रोडक्ट बना के मार्केट में डालेगा तो उस फाइनल प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो ज़्यादा होगी कि कम होगी? ज़्यादा होगी। तो जब फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी तो कस्टमर ज़्यादा खरीदेगा कि कम खरीदेगा? क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड पहले बताएं मुझे। मैंने अभी आपसे कहा था कि आपने 2 एंगल इकट्ठे नहीं सोचने। मैंने अभी आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, दोबारा से करते हैं, दोबारा से। 2 एंगल इकट्ठे नहीं सोचने। पहले फिनिश्ड गुड बनता था 100 रुपए का, जिसमें उसका मार्जिन था 20%। अब फिनिश्ड गुड बना 150 का, जिसमें अभी भी उसका मार्जिन कितना है? 20% का। ये 50 रुपए का इंक्रीज क्यों आया? क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो गया था। कंज्यूमर बन के प्लीज मत सोचिएगा। तो यहां पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है?
यहाँ पे कितना कमा रहा होगा? क्या हो गया है? 30 रुपये। क्या उसका प्रॉफिट बढ़ रहा? बढ़ रहा। तो एज अ सप्लायर जब इसकी प्राइस बढ़ी, उसका प्रॉफिट भी साथ में बढ़ा, तो वो मार्केट को ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा कि कम ज़्यादा। तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशन। नहीं सोचना कि प्रोडक्ट महंगी हो रही है तो कस्टमर बाय करेगा या नहीं करेगा, वो हमने कब सोचना है? डिमांड में सोचना। इसमें नहीं सोचना कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप कौन हैं? आप कौन है? सप्लायर है। आप बनाने वाले हैं, आप खरीदने वाले। अपनी सोच बदलें। सोच बदलेंगे तो ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा। सोच कंफ्यूजिंग रखेंगे तो मुश्किल में फंसते जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? कॉस्ट ऑफ इनपुट या कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा ये बताओ, मेरी लेबर महंगी हो गई, लेबर महंगी हो गई, सप्लायर क्या करेगा? लेबर नहीं आ रही, क्या करेगा? चीज़ ज़्यादा बना के भेजेगा कि कम बना के भेजेगा? कम बना के भेजेगा। जब लेबर ही नहीं होगी तो मार्केट में उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या ये फैक्टर प्राइस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। ये फैक्टर कौन सा है? अदर फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे कौन से थे? टेस्ट, इनकम, वेदर, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा अगला बताएं ज़रा मुझे। सब्सिडी। अगला कौन है? ये क्या होती है? सब्सिडी क्या होती है? क्या होती है? हुकूमत देती है, मगर होती क्या है? डिस्काउंट देती है। टैक्स का उलट होता है। टैक्स में चीज़ें महंगी होती हैं, सब्सिडी में चीज़ें सस्ती होती हैं। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी दे तो सप्लायर को वो चीज़ महंगी के सस्ती पड़ी? सस्ती पड़ी। तो सप्लाई कम होगी कि ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। जब उसको बनाने का खर्चा कम आ रहा है तो मार्केट में उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हुकूमत पाकिस्तान टैक्स लगा दे तो महंगा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी, इंपोर्टेड मशीन्स पाकिस्तान आ जाए तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा। और अगर पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुरानी मशीनें हैं जो कि इतना आउटकम नहीं देती, इतना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करती, तो सप्लाई कम के ज़्यादा? कम हो जाएगी। क्या हम पैसों की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे पैसों की बात नहीं करनी। अगला पॉइंट क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। वहाँ पे कौन से टैक्स थे? यहाँ पे टैक्स कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप कहेंगे सर दोनों में फ़र्क बताएं, है ना? ऐसे ही है ना? बताता हूं। मगर मुझे पहले ये बताइए, टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगा दिए, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए। टैक्सेस लगा दिए तो चीज़ महंगी हुई कि सस्ती हुई? महंगी हुई। सप्लाई कम के ज़्यादा? ऑब्वियसली जब चीज़ महंगी हो रही है सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। बट अगर यही चीज़ मैं प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अगर चीज़ मार्केट में महंगी हो रही है तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अगर यही चीज़ को मैं प्राइस के एंगल से देखूंगा तो फिर मेरा रिश्ता क्या बनेगा? पॉजिटिव। और अगर मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि चीज़ महंगी हो रही है कि सस्ती हो रही है, अपने प्रॉफिट को बीच में लेके नहीं आ रहा, तो फिर ये कम हो जाएगी। रीज़न, टैक्सेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो बनाने में खर्चा ज़्यादा, और इतनी एफर्ट कोई भी नहीं करेगा। तो थोड़ा सा बस अपने माइंड को चलाना। अगला पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट रिमेन सेम। क्या मतलब? अगर नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ेगी कि कम होगी?
बढ़ जाएगी, और अगर बनाने वाले कम हो जाएं तो कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसी सप्लायर के फेवर में है, सप्लाई बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी उसके खिलाफ है, कम हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है सप्लायर को हम लोन देंगे, उनको मशीनरी खरीद के देंगे, सप्लाई बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि सप्लायर का जीना हराम कर देंगे, सप्लाई भी कम हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि रात 8 बजे के बाद कोई भी कारखाना नहीं चलेगा, सप्लाई कम हो जाएगी। 24 घंटे कारखाना चलेगा। बिजली का बिल महंगा हो गया, बिजली का बिल सस्ता हो गया, गैस का बिल सस्ता हो गया, गैस का बिल सस्ता हो गया, बढ़ जाएगी। गैस का बिल महंगा हो गया, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, कम हो गई। बात समझ आई? बात समझ आई? इसका आखिरी पॉइंट पढ़े। सब्स्टिट्यूट और ये तो वहां भी लिखा हुआ था, ना वहां पे, मगर वहां पे हमने किस एंगल से बनाया था? डिमांड के एंगल से बनाया था, कस्टमर के एंगल से बनाया था। यहाँ पे यही चीज बनेगी मगर कौन से एंगल से? सप्लायर के एंगल से बनेगी। आइए बनाते हैं, ये मिटा देता हूँ, मिटा दूं? अच्छा जी, substitute, and you are so cute because substitute. अच्छा, what is substitute by the way? मुतबादिल, मुतबादिल। डिमांड में हमने दो चीजों को सब्स्टिट्यूट किया था। कौन सी दो चीजें थी? कोक और पेप्सी। सूफी कोला वाला भाई कहाँ गया? आया हुआ? हाँ, सूफी कोला और नेक्स्ट कोला, गोरमे कोला। मगर यहां पे हमारी सोच क्या है? सप्लायर वाली सोच है। यहां पे सोच ये है कि आपके पास लेदर पड़ा हुआ है और लिमिटेड क्वांटिटी है, लिमिटेड सी क्वांटिटी है। इस लेदर के दो यूज हो सकते हैं, या आप इससे बैग बना सकते हैं या आप इससे शूज बना सकते हैं। सब्स्टिट्यूट है ना, या ये बना लो या ये बना लो। बैग, मौजूदा मार्केट की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 200 रुपये। अगर मैं बैग बनाऊं, अगर मैं बैग बनाता हूं तो मार्केट में इस बैग की प्राइस हो जाएगी 300 रुपये। और ये शूज़ अगर बैग बन गए किससे? लेदर से, तो क्या शूज़ बनेंगे? नहीं बनेंगे। मैं आपके सामने इसको ला भी देता हूँ ताकि आप वहाँ से रीड भी करते जाएं साथ साथ। इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ें। सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन आर गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड। या बैग बनेगा या शूज़ बनेंगे, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं बन सकती। रीज़न, लेदर क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में। सेकंड पॉइंट पढ़े। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल कॉज डिक्रीज इन सप्लाई फॉर अदर। अब देखें, जब मैंने देखा कि
मुनाफा किस में ज़्यादा है? बैग में। तो शूज़ बनाऊंगा कि बैग बनाऊंगा? बैग बनाऊंगा। तो जब मैं बैग की क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा दूंगा क्योंकि प्राइस बढ़ रही है, तो शूज़ जिनकी पहले प्राइस कितनी थी 100, अभी भी प्राइस कितनी है 100, मगर उनकी सप्लाई मार्केट में क्या होनी शुरू हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने लेदर सारा का सारा कहाँ पे लगा दिया? बैग में लगा दिया। यहाँ पे जो लॉ फॉलो हो रहा है उसको मैं क्या नाम दूंगा? लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? कि जैसे ही तुम्हारी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी। और क्या इसकी प्राइस पे कोई इफेक्ट आया? नहीं, इसकी प्राइस अभी भी क्या है? सेम है, मगर कस्टमर यहाँ पे जाएगा ही नहीं, उसको चाहिए क्या? बैग। तो इसकी प्राइस तो चेंज नहीं हुई, मगर इसकी सप्लाई क्या हो गई है मार्केट में? कम हो गई है। रीजन, मैंने सारा लेदर कहाँ पे लगा दिया? बैग में लगा दिया। सेकंड पॉइंट दोबारा पढ़े। तो एक तरफ क्या रखा है मैंने? बैग। एक तरफ क्या रखा? आप कुछ और भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल में रखा हुआ उसने स्कूल बैग और लेडीज बैग, हालांकि ये दो भी आपस में सब्स्टिट्यूट तो नहीं है। तो द फर्म विल स्विच फ्रॉम लेडीज बैग टू स्कूल बैग। क्यों स्विच करेगी? वहाँ पे चलता ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है। तो जब प्रॉफिट ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ की सप्लाई मार्केट में फिर क्या हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। अब एक 30 मार्क कहाँ होगा हम में से? सर अगर उसकी सप्लाई कम हो रही है, यही सोच बता रहा हूँ, ये अगर इसकी सप्लाई कम हो रही है तो ये तो मार्केट में शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। मार्केट में इसकी क्या क्रिएट हो जाएगी? शॉर्टेज। जब मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी ना तो सर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ये सोच किसी के माइंड में आई थी ना? देखा, हर क्लास में को 30 मार्क होता है। आपकी सोच बिल्कुल वैलिड है, आई सल्यूट। बट द पॉइंट इज, अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? सप्लाई। ये पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है, मगर आज नहीं, अगले हफ्ते ये पॉइंट हम लेके आएंगे जब हम क्या पढ़े होंगे? मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होंगे, जहाँ पे डिमांड की फोर्सेस और सप्लाई की फोर्सेस को आपस में साथ लेके चलना। अभी हम सिर्फ कौन सी फोर्स पढ़ रहे हैं? सप्लाई। पिछले 2 दिन सिर्फ कौन सी फोर्स पड़ी थी? डिमांड। तो ये सोच बिल्कुल वैलिड है, मगर आज नहीं, वक्त आ गया। कौन सी क्वांटिटी? नहीं, बैग की, शूज की। शूज की क्वांटिटी कैसे मैं ज्यादा करूंगा? उसकी प्राइस तो चेंज ही नहीं हुई। हो गई। हाँ, अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर बैग एक्सेस सप्लाई में हो जाए, मार्केट में ज़्यादा हो जाए और ख़रीदने वाले ज़्यादा ना हो, तो दोनों एंगल आ गए ना, सप्लायर भी आ गया और बायर भी आ गया। तो अभी दोनों एंगलों को लेके नहीं चलना, अभी सिर्फ कौन सा एंगल रखना जहन में? सप्लाई का। अभी कस्टमर का एंगल निकाल के जहन से फास्ट करके सोचें, तब जाके ये बात समझ आएगी। दोनों को साथ लेके चलेंगे तो बताऊँ क्या होगा? ये देखें, वो ये बात है। फिर कुछ ग्राफ्स बनेंगे इस तरीके से, अब देखते जाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 18 हमें इनको साथ लेके चलना ही नहीं है। हाँ, सिंपल। अभी आपने सिर्फ कौन सा एंगल ध्यान में रखना है? सप्लाई। ये सारी बातें होंगी। ये बताऊं, ये ऐसा ही है कि एक बच्चे को आप सिखाएं कि छोटा ए ऐसे लिखते हैं, छोटा बी ऐसे लिखते हैं। वो बच्चा कहे ठीक है, ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये क्या है? तो अभी हम छोटी बातें पढ़ रहे हैं, बड़ी बातों पे आएंगे, वक्त आने पे आएंगे। चलूं आगे? चलो अब आ जाएं किसकी तरफ? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरफ। ये क्या होती है? डिमांड का अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूँ तो हमने कहा था डिमांड के केस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो कि इकट्ठे कंज्यूम होती हैं। सप्लाई में इसकी डेफिनेशन फ़र्क है। पहला पॉइंट पढ़ें, विच आर प्रोड्यूस्ड टुगेदर। वो था विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर। तो कोई एग्जांपल दें जो दो चीज़ें इकट्ठी बनती हों। नहीं, एक ही रॉ मटेरियल से दो चीज़ें बनानी इकट्ठी। आपस में इकट्ठी यूज़ होती हैं। मेज़ अलग यूज़ हो सकता है और वो अलग यूज़ किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल में देखिए, एक जो बहुत ही कॉमन मिसाल है ना, वो नीचे लिखी हुई है, मीट एंड हाइड। ये हाइड क्या होती है? खाल। हाइड मीन्स खाल। जब जानवर कुर्बान होता है तो उससे गोश्त भी निकलता है और उससे खाल भी निकलती है। दोनों चीज़ें इकट्ठी प्रोड्यूस होती हैं, दोनों चीज़ें इकट्ठी प्रोड्यूस होती हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ बनाते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स की। मीट, स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं? हाँ, मुझे वहाँ पे डाउट था। मीट एंड हाइड। बातें हो गई। गोश्त 5,000 रुपये किलो था, बढ़ के 8,000 रुपया किलो हो गया। पहले सप्लायर क्या चार्ज करता था, अब आजकल क्या चार्ज कर रहा है? 8,000। तो क्या इसकी प्राइस में इजाफा हुआ? जब प्राइस में इजाफा हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई, क्योंकि इस प्रोड्यूसर को क्या नज़र आ रहा है? 3,000 रुपये का प्रॉफिट। अब ये नहीं सोचना कि अगर गोश्त महंगा हो गया तो लोग कम खरीदेंगे। ज़हन में सोच आएगी, शैतान वर्गलाएगा, शैतान को जहन से बाहर निकाल दीजिएगा। और कब वापस इंस्टॉल कीजिएगा? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते दोबारा से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मुझे खुद बताओ, गोश्त अगर महंगा हो रहा है तो किसाई ज़्यादा जानवर कुर्बान करेगा कि कम? गोश्त अगर महंगा हो रहा है तो ज़्यादा कुर्बानी होगी। ज़्यादा कुर्बानी होगी तो बैठे बिठाए हाइड की सप्लाई बढ़ जाएगी। बैठे बिठाए इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? इसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, मगर बैठे बिठाए ज़्यादा खाली आनी शुरू हो जाएंगी। लास्ट पॉइंट पढ़ें इसका, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड विल कॉज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ अनदर गुड। ये बात समझ आई? एक छोटा सा पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा,
ये मैं सारा मिटा देता हूँ। सर देखिए, अगर वो मीट की प्राइस बढ़ रही है, हाँ। तो की प्राइस नहीं बढ़ेगी? जानवर की महंगी जानवर महंगा हो गया, देखो जानवर महंगा हो गया। उसने कहा ठीक है लाओ कुर्बानी करो, कितने का मजीद मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 3,000 रुपये का। तो जब वो कुर्बानी करेगा उसको एडिशनल क्या आनी शुरू हो जाएंगी, खालें। अब खाल की सप्लाई, हम खाल की क्वांटिटी सप्लाई की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, सप्लाई की। सप्लाई क्या प्राइस फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, नहीं। किस पे करती हैं, अदर देन प्राइस पे करती हैं। तो हाइट के ऊपर प्राइस का इफेक्ट लेके नहीं आना। अच्छा, अब थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, मैं ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली करने जा रहा हूँ, डिमांड के एंगल से भी और सप्लाई के एंगल से भी। ये मैं सारा मिटा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको रिलेशन समझाना चाह रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूट का रिलेशन डिमांड में क्या था और सप्लाई में क्या है, कम्प्लीमेंट्री का डिमांड में क्या था और सप्लाई में क्या है। मैं दोनों को जोड़ूंगा नहीं, डिमांड को अलग रखूंगा और सप्लाई को अलग रखूंगा। डिमांड में क्या था, कोक और पेप्सी। कोक की प्राइसेस जब बढ़ी थी, जब हमने कोक की प्राइसेस को बढ़ाया था, तो कोक की क्या कमी हुई थी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई थी। और इसके प्राइस में देयर वाज नो चेंज, मगर बिकॉज ऑफ कस्टमर मूविंग हेयर इसकी क्या बढ़ गई थी, डिमांड बढ़ गई थी। क्या बढ़ गई थी, डिमांड बढ़ गई थी, डिमांड इंक्रीज हो गई थी। बट अगर मैं यही चीज सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो अभी हम लोगों ने कहा एक है लेडीज बैग और एक है स्कूल बैग, या जो मर्जी मिसाल ले लें। लेडीज बैग की प्राइस बढ़ रही है, तो इसकी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ बढ़ रही है, यहाँ पे ये चीज़ कम हो रही है। कोई मुझे रीज़न बता सकता है? एक का रिश्ता पॉजिटिव है, एक का रिश्ता नेगेटिव है। यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई। इसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, मगर सप्लायर ने सारा लेदर कहाँ पे लगा लिया, लेदर बैग में लगा लिया, तो इसकी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। यहाँ पे डिमांड उसकी बढ़ रही थी, यहाँ पे सप्लाई उसकी कम हो रही है। तो अगर आपको एमसीक्यू दे कि सब्स्टिट्यूट में बताइए सप्लाई बढ़ती है कि कम होती है, सब्स्टिट्यूट में सप्लाई कम होती है, और सब्स्टिट्यूट डिमांड के अंदर डिमांड उसकी बढ़ जाती है। एग्ज़ाम में आपको बनाने का या ये सोचने का शायद मौका ना मिले, तो आपको ये बातें साथ साथ जहन में होनी चाहिए, दोनों एंगल्स पता होने चाहिए, मगर दोनों को मिक्स अभी नहीं करना। इसी तरह दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं, कौन सी, कॉम्प्लीमेंट्री की। कॉम्प्लीमेंट्री हमने कल क्या लिया था, टी और बिस्किट। टी की प्राइस जब हम लोगों ने कल बढ़ा ली थी, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, कम। और इसकी प्राइस में कोई चेंज आया था, नहीं, तो इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और अगर मैं इधर आऊं तो मीट और हाइड, इसकी प्राइस बढ़ गई तो इसकी सप्लाई भी बढ़ गई। इसकी प्राइस पे कोई चेंज नहीं आया, सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो अगर आप देखें गौर से, क्यूडी कम, क्यूडी कम, क्यूएस ज़्यादा, डी ज़्यादा, एस कम। क्वांटिटी डिमांडेड कम और इधर सब ज़्यादा, यहाँ डिमांड कम, यहाँ सप्लाई
तो हर चीज़ आपस में उलट हो रही है, हर चीज़ आपस में क्या है, दोनों फोर्सेस आपस में उलट है, इनवर्स है। डिमांड एक तरफ से आ रही है, डिमांड कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। सप्लाई कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ये पॉइंट कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। अच्छा जी, कल हम लोगों ने कुछ और बात भी पढ़ी थी, शिफ्ट और मूवमेंट, याद है? यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। जब हम लोगों ने प्राइस की वजह से डिमांड को कम ज़्यादा किया था, वो शिफ्ट था कि मूवमेंट था, मूवमेंट था। और मूवमेंट में हम लोगों ने कहा था कि जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, एक्सटेंशन की कंट्रैक्शन, एक्सटेंशन कम होती है तो ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, पढ़ लें। अगर क्वांटिटी सप्लाई, या सामने देखें, अगर क्वांटिटी सप्लाई, इधर देखें, अगर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है प्राइस के बढ़ने से, तो कंट्रैक्शन है कि एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है। और अगर कम हो रही है तो कंट्रैक्शन है, कम हो रही है तो कंट्रैक्शन है। इसी तरह अगर नॉन प्राइस फैक्टर होगा, अगर नॉन प्राइस होगा तो वो छलांग मार के अगर राइट साइड पे जा रहा है तो राइज है, छलांग मार के अगर लेफ्ट साइड पे आ रहा है फॉल है। और क्या ये प्राइस की वजह से होगा, नहीं, ये होगा बिकॉज ऑफ अदर देन प्राइस फैक्टर्स। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे का वैसे ही, बस फर्क एक है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। तो अगर ये कर्व है मेरा, मैं पहले यहाँ पे सेल करता था, प्राइस बढ़ गई तो मैंने यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया। पहले मेरी प्राइस ये सेट थी, अब मेरी प्राइस ये है, पहले Q0 था, ये Q1 है। तो प्राइस के बढ़ने से Q बढ़ा है कि कम हुआ, बढ़ा है। तो A से B के सफ़र को मैं क्या कहूँगा, एक्सपेंशन। क्या कहूँगा, एक्सपेंशन। और B से A की तरफ वापस आऊँ तो क्या कहूँगा, कंट्रैक्शन। इसी तरह अगर अदर देन प्राइस फैक्टर्स हैं, ये था A कर्व, ये आ गया इसकी राइट साइड पे, नया कर्व बन गया A डैश। ये राइज है कि फॉल है, ये राइज है। जो राइट साइड पे जाता है वो क्या होता है, राइज। और जो लेफ्ट पे आता है वो क्या होता है, फॉल। फॉल से क्या मुराद है, सप्लाई कम के ज़्यादा, कम, राइज सप्लाई ज़्यादा। इसको नोट कर लो। नोट कीजिएगा प्लीज़, ज़रा जल्दी नोट कीजिएगा। दो बातें रह गई बस बताने वाली, फिर सप्लाई ख़त्म हो जाएगा।
हो गया नोट? हो गया? अच्छा, तो सामने देखिएगा, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन सप्लाई या शिफ्ट इन सप्लाई। कौन से फैक्टर्स होंगे ये? प्राइस फैक्टर्स होंगे? नहीं, अदर देन प्राइस। पहला क्या लिखा हुआ है? रिसोर्स कॉस्ट या इनपुट प्राइस। अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई तो चीज़ महंगी के कम? महंगी। महंगी किसको पड़ेगी? प्रोड्यूसर को, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या आ रहा है? महंगा। अगर वो अपनी प्राइस ज़्यादा नहीं करता, यानी कि प्राइस इफेक्ट नहीं है, कांस्टेंट है प्राइस, मगर उसका रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, तो वो मार्केट में कम देगा कि ज़्यादा देगा? मैंने कहा उसकी प्राइस नहीं चेंज हो रही, फिर कम देगा। सप्लाई कम होगी। क्या कम होगी? हाँ। दोबारा से करता हूँ। एक चीज़ पहले 100 रुपये की बनती थी और 150 रुपये की बिकती थी। कितना मार्जिन था? 50 रुपये। अब गवर्नमेंट ने इनपुट प्राइसेस बढ़ा के 130 रुपये कर दिए। लेबर भी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, सब कुछ महंगा हो गया, मगर 150 की ही बिकनी है, उससे ऊपर नहीं बेच सकता। तो मुझे बताइए, प्राइस इफेक्ट कोई है? प्राइस इफेक्ट कोई है? प्राइस तब भी क्या थी? 150, अब भी क्या है? 150। प्राइस में कोई चेंज आया? नहीं, मगर इनपुट प्राइसेस में चेंज आया। अच्छा, जब इनपुट प्राइस में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई हिट होगी कि सप्लाई हिट होगी? सप्लाई हिट होगी। तो 130 वाली चीज़ अगर मार्केट में 150 की बिक रही है, जो कि पहले 100 की होती थी और 150 की बिका करती थी, अब वो सप्लाई ज़्यादा भेजेगा कि कम भेजेगा? कम भेजेगा। तो जब इनपुट प्राइसेस बढ़ेंगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। पॉइंट 2, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड तो आउटपुट भी इम्प्रूव्ड। टेक्नोलॉजी फारिग तो आउटपुट भी फारिग। तीसरा पॉइंट, जितने टैक्सेस गवर्नमेंट लगाएगी प्रोड्यूसरों पे, तो उतनी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो सप्लाई कम होगी। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि अगर प्राइस में चेंज होगा तो फिर क्वांटिटी सप्लाइड पे इफेक्ट देखेंगे, सप्लाई पे इफेक्ट नहीं देखेंगे। चौथा क्या है? सब्सिडी। सब्सिडी, फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन देती है? गवर्नमेंट। अगर दे रही है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम के ज़्यादा? कम। सप्लाई ज़्यादा। नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में बढ़ गए तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी। मैं दोबारा से पूछता हूँ, अगर नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में बढ़ जाएं तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी? दोबारा बता दो, मैं जुती ला लेनी हूँ। मैं दोबारा से पूछने जा रहा हूँ, जब नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ते हैं तो क्वांटिटी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आता है? मैं एक दफ़ा और पूछ रहा हूँ, जब नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? वही रहेगी भाई, क्वांटिटी सप्लाई पूछ रहा हूँ, वो प्राइस की वजह से चेंज आता है। जालमो क्या कर रहे हो? क्वांटिटी का जब भी वर्ड आएगा आपने किस फैक्टर को हमेशा ध्यान में लेके आना है? प्राइस को लेके आना। ये मैं आपको 3 दिन से कहता आ रहा हूँ, और पता आपके दिमागों में क्यों नहीं बैठ रहा? आप घर जाके रिवाइज नहीं कर रहे। दोबारा से आते हैं, अगर लेबर कॉस्ट बढ़ गई तो सप्लाई कम के ज़्यादा? लेबर कॉस्ट बढ़ गई, सप्लाई कम के ज़्यादा? कम।
क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो इफेक्ट किस पे आएगा, सप्लाई पे, वो कम हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सब्सिडियां दे दी, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, प्राइस पे कोई चेंज नहीं है, तो सप्लाई मेरी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ सप्लायर्स मार्केट में ज़्यादा हो गए। पहले मैं बेचता था, अब हम सारे बेचते हैं, प्राइस पे कोई चेंज नहीं आया। मैं भी 150 की बेचता हूँ, आप सारे 150 के बेचते हैं, तो मार्केट में क्या बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं है। ये छोटी छोटी बातें अगर जहन में होंगी तो एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या चीज़ जहन में रखनी है कि जब क्वांटिटी का वर्ड हो तो प्राइस इफेक्ट देखना है, जब खाली वर्ड लिखा हो डिमांड और सप्लाई तो प्राइस इफेक्ट नहीं सोचना, फिर अदर देन प्राइस देखना। डिमांड के टाइम पे सप्लाई की बातें नहीं सोचनी, सप्लाई के टाइम पे डिमांड की बातें नहीं सोचनी, अनलेस के एमसीक्यू ही ऐसा बनाओ। चौथी चीज़, अब पांचवी चीज़, जो अदर फैक्टर्स हैं वो डिमांड के और हैं, सप्लाई के और हैं। छठी चीज़, कम्प्लीमेंट्री गुड्स का इफेक्ट डिमांड का अलग होता है, सप्लाई का अलग होता है, और सब्स्टिट्यूट्स का डिमांड का अलग होता है, सप्लाई का अलग होता है। ये जहन में चीज़ें बैठेंगी तो बात समझ आती है। डिमांड का जो कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग है। सप्लाई का रिश्ता पॉजिटिव है, डिमांड वाला रिश्ता, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इनवर्स। लॉ ऑफ डिमांड कौन से दो वेरिएबल्स के साथ लेके आता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ सप्लाई के दो वेरिएबल्स कौन से हैं, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। प्लीज बी एक्टिव। आखिरी बात करते हैं, दो डेफिनेशंस हैं, बस ये सुन लें। एक है सप्लाई की और एक है स्टॉक। एक क्या है सप्लाई, एक क्या है स्टॉक, इन दोनों में डिफरेंस समझ लें। कहता है सपोज अ फार्मर हैज प्रोड्यूस्ड 1000 टन ऑफ राइस, और उसने वो सारा वेयर हाउस में रख दिया। क्या उसने मार्केट में जाके बेचा, नहीं। इसका मतलब है कि ये सारा का सारा अभी उसकी इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या होता है, स्टॉक। क्या होता है, स्टॉक। संडे वाले दिन उसने 1000 kg राइस वेयर हाउस में रख दिया और जाके सो गया। मंडे को जब वो उठा तो 1000 में से 350 या 300 टन या किलो चावल निकाले और मार्केट में बेचने चला गया। वेयर हाउस में कितना पड़ा हुआ है, 700 रह गया ना, 700 रह गया। वो 700 क्या है, स्टॉक। जो उसके हाथ में 300 है, बिका है या नहीं बिका, मगर वेयर हाउस में तो नहीं है। वो 300 मार्केट में लेके गया है, दुकान दर दुकान वो जाके पूछ रहा है, सैंपल दिखा रहा है और ऑर्डर रहा है। ये 300 अभी स्टॉक नहीं है, ये 300 किस डेफिनेशन में जाएगा, डेफिनेशन में जाएगा। और जब पूरे दिन में उसको ऑर्डर मिला 200 का, तो कितना उसके पास बाकी बच गया, 100। रात को आके वो 100 कहाँ रखेगा, स्टॉक में, यानी कि वेयर हाउस में। तो डे एंड पे स्टॉक कितना था, डे स्टार्ट पे स्टॉक कितना था, 700। डे एंड पे स्टॉक कितना है, 800। तो सप्लाई में और स्टॉक में वो प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में बेचने के लिए आए हैं। स्टॉक वो चीज़ है जो कि आपकी ही है, बिकनी वो भी है, मगर अभी मार्केट में उसको अवेलेबल नहीं किया। वो कहाँ रखी हुई है, वेयर हाउस में रखी हुई। ये 4 लाइनें पढ़ लो।
बात समझ आती? जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होने के लिए आ गया है, अब वो आपकी इन्वेंट्री नहीं है, क्योंकि आप उसको बेचने में इंटरेस्टेड हैं, वो एज पर इकोनॉमिक्स रूल सप्लाई है। और जो अभी भी स्टॉक में पड़ा हुआ है वो क्या है? वो स्टॉक है। जो वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, जो गोदाम में पड़ा हुआ है, वो क्या है? आपका स्टॉक। जब मैं उस स्टॉक को बेचने के लिए बाहर निकालूंगा तो वो क्या बन जाएगा? सप्लाई। जो नहीं बचा और रात को वापस रख दिया, फिर स्टॉक बन जाएगा। डन। किताब दिखाइएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।